हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स आने जिसका ऑनर्स पेपर इकोनॉमिक्स या मेजर पेपर इकोनॉमिक्स है, सेमेस्टर 5 सेशन 2022-26 के अंतर्गत आप लोग को मेजर पेपर 9, अगर आप BBMKU से हैं तो आपको मेजर पेपर 9 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। अगर आप बिना भावे यूनिवर्सिटी से भी है तो आपको मेजर पेपर 10 में सेम यही पेपर पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, और दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का ही एक यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आप लोग को करवाने वाले, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुके हैं, वनिकवाद। तो आज का हमारा क्लास है प्रकृतिवाद, यानी कि यूनिट 1 में आपको 2 टॉपिक पढ़ना और यहाँ से एक दोनों प्रश्न पूछ लिया जाता है, वनिकवाद हो या प्रकृतिवाद। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि प्रकृतिवाद की आर्थिक विचारधारा क्या था। बिल्कुल सरल शब्दों में आप लोग को हम समझाने वाले हैं, ताकि आप एग्जाम पेपर में अपने शब्दों में बहुत आसानी से लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट करके। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे, इसके बाद हम आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं अपने शब्दों में। हमारा आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में वनिकवाद के बारे में जान चुके हैं और आज की इस क्लास में देखेंगे प्रकृतिवाद। अगर आपने पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि जब तक उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक ये आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। उम्मीद करेंगे आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का प्रश्न कि प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारों का वर्णन करें, अथवा हमें प्रकृतिवाद के विशेषताओं को लिखें या इनके नीतियों को लिखें। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले प्रकृतिवाद के आर्थिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकृतिवाद के आर्थिक विचार को सिंपल सा शब्दों में। तो अगर आप पढ़े होंगे वनिकवाद के बारे में, तो वनिकवाद जो है 16 से 18वीं शताब्दी के बीच में जो होता है यूरोपीय देशों में एक सिद्धांत प्रतिपादित होता है या आर्थिक नीति प्रचलित होता है, जिसे वनिकवाद के नाम से जाना जाता है। तो इसी समय जो होता है 18वीं शताब्दी के अंतराल में जो होता है फ्रांस में एक विकसित आर्थिक विचारधारा प्रचलित हुआ, जिसे प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी एक आर्थिक सिद्धांत था जो कि 18वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इसका मुख्य उद्देश्य यह समझाना था कि किसी देश की वास्तविक संपत्ति का स्रोत केवल कृषि है। अगर आप 16 से 18वीं शताब्दी के इतिहास में देखें, जिनमें वनिकवाद के बारे में बताया, उनमें जो होता है देश की संपत्ति को जो होता है मुख्य रूप से सोना चांदी को ही माना गया। लेकिन यहाँ पर जो है 18वीं शताब्दी में फ्रांस के देशों में जो है इस सिद्धांत के अनुसार इसका समझाना था कि किसी देश की वास्तविक संपत्ति जो है वह केवल कृषि है, यानी कृषि के माध्यम से ही हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वनिकवादियों का मानना था कि उद्योगों के द्वारा हम देश को विकसित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रकृतिवाद के अनुसार मानना है कि केवल कृषि है जिससे हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। तो इस विचारधारा को प्रतिपादित किसने किया था, इसी चीज को हम देखते हैं। तो इस विचारधारा का नेतृत्व किसने किया था, तो एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, फ्रैंकोइस क्यूने। ठीक है, इसे कहीं कहीं आपको केने भी देखने को मिलेगा, इसे कहीं कहीं केने भी लिखा रहता है। ठीक है, इसका पूरा नाम है फ्रैंकोइस क्यूने। ठीक है, इसका प्रतिपादित किया था, जो कि एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने एक आर्थिक सारणी के द्वारा इन्हें समझाने का प्रयास किया कि एक मॉडल प्रस्तुत किया आर्थिक सारणी, जिससे यह समझाने की कोशिश की गई कि धन जो है कैसे कृषि से प्रवाहित होकर जो है समाज में जाता है। ठीक है, यानी कि प्रकृतिवाद का मानना था कि राष्ट्र का संपत्ति जो है मुख्य रूप से कृषि और कृषि से ही उत्पन्न होकर समाज में प्रवाहित होता है धन। ठीक है, ये आपका मानना था प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधारा में। इसी को समझाने के लिए इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे आर्थिक सारणी नामक एक मॉडल प्रस्तुत किया, इसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम उन विचारधाराओं को समझते हैं, प्रकृतिवाद के विचारधारा को। क्योंकि अगर आप वनिकवाद की विचारधारा को देखेंगे तो उनमें जो होता है यानी कि उद्योग को महत्व दिया गया, लेकिन जो है कृषि को इन्होंने हीन दृष्टि से देखा, यानी कि कृषि को उन्होंने बहुत ही कम महत्व दिया, और इसी की आलोचना की गई प्रकृतिवाद में। ठीक है, और आगे यह भी देखेंगे प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधारा में इन्होंने सरकार को न्यूनतम हस्तक्षेप करने के लिए कहा। लेकिन आप वनिकवाद की विचारधारा में देखेंगे सरकार ने पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया, लेकिन प्रकृतिवाद ने यहाँ पर कम से कम हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। इस चीज़ को यहाँ पर हम बारीकी से देखेंगे। तो प्रकृतिवादियों का मानना था कि सरकार को जो होता है अर्थव्यवस्था में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन वनिकवाद के विचारधारा में हमने देखा है सरकार ने पूर्ण तरीके से अपना हस्तक्षेप किया था, और उसे प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलने देना चाहिए। ठीक है, यानी जैसा चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग समय के साथ चलते देना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया प्रकृतिवाद के अर्थशास्त्री की केवल
केवल कृषि ही ऐसी आर्थिक गतिविधि है जो नई संपत्ति और अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न करती है। ठीक है, जबकि उद्योग और व्यापार तो केवल एक संपत्ति का वितरण करती है। ये माना था प्रकृतिवाद यानी कि प्रकृतिवाद का। लेकिन वणिकवाद का मानना था कि कृषि के अलावा, कृषि के छोड़कर जो है उद्योग पर अधिक ध्यान दिया जाए। लेकिन इन्होंने प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधारा आर्थिक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कृषि को ही अधिक महत्व दिया जाए, क्योंकि जिससे नई संपत्ति और अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न करती है। और जबकि उद्योग और व्यापार तो केवल जो होता है संपत्ति का वितरण करता है, यानी कि वस्तुओं का इधर से उधर आदान प्रदान करते हैं, नई वस्तु का निर्माण नहीं करते। इसलिए प्रकृतिवाद ने जो है कृषि को ही अधिक महत्व दिया है। ठीक है, अब आइए हम उन विचारधाराओं को पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे जिनमें प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधारा को। तो प्रकृतिवाद के प्रमुख आर्थिक विचारधारा निम्नलिखित है, जिनमें से पहला है, हमने देखा कि कृषि ही वास्तविक संपत्ति का स्रोत है। और हमने वणिकवाद में देखा था कि देश का संपत्ति माना गया था सोना चांदी को। लेकिन प्रकृतिवाद के आर्थिक अर्थशास्त्रियों ने जो है कृषि को वास्तविक संपत्ति माना है। ठीक है, यही इसका डिफरेंस है। आइए हम देखते हैं अभी कृषि को क्यों महत्व माना, आर्थिक स्रोत क्यों माना। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार केवल कृषि ही ऐसा क्षेत्र है जो अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न कर सकता है। कृषि के द्वारा हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने जो होता है कृषि को ही उत्पादन का मुख्य स्रोत माना। ठीक है, प्रकृतिवादियों के अर्थशास्त्री। दूसरा, इन्होंने माना कि उद्योग और व्यापार से केवल जो होता है उत्पादन को संसाधित और वितरित कर सकता है। यानी कि जो है उद्योग से अगर हम लगे रहे, उद्योग के पीछे और व्यापार के पीछे, तो यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ वस्तुओं का जो होता है इधर से उधर इधर यानी कि वस्तु आदान प्रदान होते रहता है, इधर से उधर वितरित होते रहता है, लेकिन नए वस्तु का निर्माण तो नहीं होता। लेकिन कृषि से जो है नए वस्तु का निर्माण होता है। इसलिए प्रकृतिवादियों ने जो होता है कृषि को अधिक महत्व दिया। दूसरा, इन्होंने यह बताया इसी पॉइंट में कि भूमि, जल, सूर्य और प्राकृतिक संसाधनों की मदद से जो है हम कृषि में संपत्ति का निर्माण होता है। तो ये माना था प्रकृतिवादियों के आर्थिक विचारधारा का पहला पॉइंट। इन्होंने माना कि देश का संपत्ति जो है कृषि ही वास्तविक संपत्ति का स्रोत है। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा, इनका विचारधारा है कि प्राकृतिक नियमों पर आधारित अर्थव्यवस्था। दूसरा, इनका मानना है कि हमारे जो देश की जो अर्थव्यवस्था जो चल रही वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलना चाहिए, कि इसमें सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप होना चाहिए तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने सरकारी हस्तक्षेप को जो होता है इन्होंने विरोध किया है। तो ये इसको हम देखते हैं। तो प्रकृतिवादियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था को जो होता है प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्य करने देना चाहिए, यानी कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए, यानी कि इसमें किसी भी सरकारी नियमों का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि बाजार को जो होता है स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, यानी कि फ्री ट्रेड काम करने दिया जाए, तो अर्थव्यवस्था जो होता है संतुलित रूप से विकसित होगा। ये मानना था प्रकृतिवाद का। लेकिन आगे चलकर इनकी भी आलोचना की गई है। ठीक है, इनका मानना है कि सरकार के इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे चलकर यह भी गलत साबित हो जाता है। तीसरा, इन्होंने यह बताया कि सरकार को व्यापार और कृषि में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमने देखा कि वणिकवाद में जो होता है सरकार ने बहुत से तरीके से हस्तक्षेप किया था, लेकिन प्रकृतिवादियों के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस नीति के तहत कि सरकार को जो होता है व्यापार में और कृषि में जो होता है अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आपका दूसरा आर्थिक विचारधारा है। तीसरा, इन्होंने इस सिद्धांत में यह बताया कि लेजर फेयर की नीति। अब लेजर फेयर की नीति क्या है, इस चीज़ को हम जानेंगे। प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधारा का तीसरा पॉइंट है लेजर फेयर नीति। यानी कि लेजर फेयर का अर्थ होता है सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो होता है सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए, यानी कि अनावश्यक चीज़ों में ना हो, क्योंकि इससे व्यापार में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो लेजर फेयर नीति के अनुसार क्या है, तो प्रकृतिवादियों का मानना था कि सरकारी करों यानी सरकारी टैक्स और नियमों से व्यापार और उत्पादन बाधित होते हैं। ठीक है, टैक्स से आयात पर टैक्स लगा दिया, तरह तरह के टैक्स लगा दिया जाता है, जिससे क्या तो कि व्यापार और उत्पादन को बाधित करते हैं। मान्यता का प्रकृतिवाद के आर्थिक अर्थशास्त्रियों का, इसलिए इन्होंने सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। उन्होंने बाजार को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की वकालत की, यानी कि उनका मानना था कि बाजार को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, यानी कि ये प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलना चाहिए, जिससे कि व्यापार सही रूप से संचालित होगा। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट था लेजर फेयर की नीति, यानी कि इसमें सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। माना था प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधाराओं का। चौथा पॉइंट इन्होंने बताया
प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधारा में कि आर्थिक वर्गों का विभाजन किया जाना चाहिए, यानी कि फ्रैंकोइन क्यूने ने, यानी कि इसे केने शब्द से आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम पेपर में, अगर आप याद नहीं रख पाएंगे तो केने, ठीक है। तो फ्रैंकोइस क्यूने ने अपने आर्थिक सारणी, यानी कि इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया टेबलिक्यू इकोनॉमिक्यू, यानी कि आर्थिक सारणी में के माध्यम से समाज को जो होता है 3 वर्गों में विभाजित किया। अपने मॉडल में जो उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था फ्रांसीसी अर्थशास्त्री आर्थिक सारणी में, उसको समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया, जिनमें से पहला आया उत्पादन वर्ग, जिसमें किसान और कृषि से जुड़े लोग शामिल थे पहला में। दूसरा वर्ग था, और इसमें उत्पादन वर्ग में यह वर्ग जो होता है वास्तविक संपत्ति और समृद्धि का निर्माण करता है, क्योंकि जो खेतीहर होते हैं, जो किसान होते हैं, उसी को जो होता है वास्तविक संपत्ति और समृद्धि का निर्माण का स्रोत माना गया, किसको? उत्पादन वर्ग को। दूसरा वर्ग था स्वतंत्र वर्ग, ठीक है। स्वतंत्र वर्ग कौन लोग थे? क्योंकि इन्होंने समाज को 3 वर्ग में बांटा, तो इसमें व्यापार और कारीगर और उद्योगपति शामिल थे, जिसे स्वतंत्र वर्ग में रखा गया। यह वर्ग जो होता है कृषि उत्पादन को संसाधित और वितरित करता है, लेकिन नई संपत्ति का निर्माण नहीं करता था। कौन? उद्योगपति लोग। तो इन्हें स्वतंत्र वर्ग में रखा गया। और यह वर्ग जो होता है कृषि उत्पादन को संसाधित और वितरित करता है, लेकिन नई संपत्ति का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। अब तीसरा वर्ग के जो है स्वामी वर्ग के नाम से जाना जाता है, तीसरा वर्ग समाज का। इसमें जो होता है जमींदार आता है, शासक होता है और कुलीन वर्ग शामिल थे। यह वर्ग जो होता है भूमि से जो प्राप्त किराया या टैक्स होता था और करों से अपनी आजीविका चलाता था। कौन? तीसरे वर्ग के लोग, जमींदार लोग, शासक लोग और कुलीन वर्ग के लोग। तो इस प्रकार अपने मॉडल आर्थिक सारणी में जो है फ्रैंकोइन क्यूने जो है समाज को 3 वर्गों में बांटा था। 5वां में इन्होंने इसके आर्थिक विचारधारा में शामिल था केवल कृषि पर कराधान, यानी कि प्रकृतिवाद के अर्थशास्त्रियों का मानना था इस नीति के अनुसार कि केवल कृषि पर ही टैक्स लिया जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप वणिकवाद में देखेंगे तो उन्होंने व्यापार पर हर चीज़ में टैक्स लागू कर दिया था, ताकि अधिक से अधिक जो होता है उत्पादन बढ़ाकर सोना चांदी को इकट्ठा किया जा सके। लेकिन यहाँ पर प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधारा में जो होता है केवल कृषि पर टैक्स लागू करने के लिए कहा गया, यानी कि प्रकृतिवादियों ने सुझाव दिया कि केवल कृषि भूमि पर ही टैक्स लगाया जाना चाहिए, ताकि व्यापार को जो होता है खुले छोड़ देना चाहिए, ताकि जैसा चल रहा है वैसा ही चले। उन्होंने जो होता है व्यापार और उद्योग पर कर लगाने का विरोध किया, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित हो सकती थी, ये मानना था प्रकृतिवादियों का। इसलिए इन्होंने व्यापार और उद्योग पर टैक्स लगाने का विरोध किया और उन्हें सिर्फ कृषि पर टैक्स लगाने की अनुमति दिया था प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधारा के अनुसार, क्योंकि उनका मानना था कि अधिक टैक्स प्रणाली अर्थव्यवस्था पर जो होता है नेगेटिव प्रभाव डाल सकती है। इसलिए इन्होंने कृषि पर ही टैक्स लगाने का, कृषि भूमि पर ही आदेश दिया और व्यापार और उद्योग पर कम से कम यानी कि जो होते टैक्स लागू करने का विरोध किया। इसलिए सरकार को जो होता है यहाँ पर कम से कम हस्तक्षेप के लिए कहा गया प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधारा में। 6वां पॉइंट है आपका आर्थिक विचारधारा, प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधारा में व्यापार और उद्योग का गौण महत्व। यहाँ पर अगर आप देखें वणिकवाद के आर्थिक विचारधारा में सबसे पहले संपत्ति का स्रोत जो है सोना चांदी और उद्योग को महत्व माना गया, लेकिन यहाँ पर जो होता है कृषि को महत्व माना गया और व्यापार और उद्योग को जो होता है कम महत्व, यानी कि गौण महत्व के अंतर्गत रखा, यानी कि उसे कृषि के अपेक्षा थोड़ा कम महत्व दिया गया है, ठीक है। ये प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधारा में ये आपका 6वां सिद्धांत या 6वां नीति या पॉइंट समझ सकते। तो प्रकृतिवादियों का मानना था कि व्यापार और उद्योग केवल कृषि उत्पादन के वितरण और संसाधन का काम करते हैं, ये मानना था प्रकृतिवाद के अनुसार। वे खुद नई संपत्ति का निर्माण नहीं करते, ये मानना था प्रकृतिवाद के कहना है सिंपल से शब्दों में कि व्यापार और उद्योग से जो होता है केवल कृषि उत्पादन के वितरण की जो उत्पादित वस्तु होता है सिर्फ उसी का आदान प्रदान करता है, लेकिन वे नई वस्तु का निर्माण नहीं करते। इसलिए इन्होंने कृषि को अधिक महत्व दिया और व्यापार उद्योग को जो उन्होंने गौण महत्व यानी कि कम से कम महत्व दिया। इसलिए वे खुद नई संपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने जो होता है कृषि को ही सर्वोच्च स्थान दिया। किसमें? प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधारा में। यानी एक कहीं न कहीं वणिकवाद के आर्थिक विचारधारा को मॉडिफिकेशन करने का प्रयास किया गया प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधारा में, ठीक है। यानी कि उसकी कमियां को सुधार कर लाया गया नीति आप कह सकते हैं प्रकृतिवाद के आर्थिक विचारधारा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने टोटल यहाँ पे प्रकृतिवाद के टोटल हमने 6 महत्व आर्थिक विचारधारा को देखा, जिसमें आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको
प्रकृतिवाद के इंट्रोडक्शन लगना, परिचय सिंपल सा। अब इसके आर्थिक विचारधारा जिसको इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद करता है आप लोग हर चीज़ को बारीकी से समझ गएंगे और आप आसानी से एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, आपका यूनिट 2। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये हर बच्चों के पास पहुंच जाए और एग्जाम पेपर आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट अगले क्वेश्चन में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।